हाय गाइस, आपके अपलोड चैनल गुड्स में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज मैं कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी कोविड जर्नी बोले तो कि मुझे किस तरीके से कोरोना हुआ और कौन कौन सी प्रॉब्लम मैंने फेस की। उसी के साथ साथ मैंने कौन कौन से टेस्ट कराए, क्योंकि अब कोरोना के 3 प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें एंटीजन टेस्ट है, RT-PCR है और उसी के साथ साथ HRCT। तो मैंने कौन सा ऐसा टेस्ट कराया जिससे मुझे क्लियर पता चला कि मुझे कोरोना है, और उनमें से कौन से ऐसे टेस्ट थे जिसे मैंने कराया और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मुझे कोरोना है। बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट आई, लेकिन उसी के 2 या 3 घंटे बाद मैंने दूसरा टेस्ट कराया और क्लियर पता चल गया कि हाँ, मुझे कोरोना हो चुका है। तो वही सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसा भी आपके साथ शेयर करेंगे जिससे कि आप बहुत जल्दी इससे रिकवर हो जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें जो आपको डॉक्टर भी नहीं बताएंगे, मैंने खुद उससे अनुभव किया और उसी से मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गया। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको कोरोना काल में बहुत सारी जानकारी दे जाएगा। चलिए तो इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है फीवर से। तो सबसे पहले मुझे फीवर आया और गले में हल्की सी खराश हुई। कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी, फीवर मुझे नॉर्मल लग रहा था। तो मैं गया डॉक्टर के यहाँ देखा कम से कम 200 लोगों की भीड़, 180 और 200 तक नंबर पर डे वो सिर्फ 4 से 5 घंटे में निपटा रहे थे। और जब मैं गया तो लगभग मेरा 180वां नंबर था और उससे पहले 40 या 45 लोगों को भी देख चुके थे। तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो मेडिकल वाले से ले लेते। वहाँ गए, वहाँ भी भीड़, लेकिन डॉक्टर की पहचान थोड़ी सी कम थी। तो मैंने वहाँ से दवाई ली। दवाई उसने 2 दिन की दी। उसने कहा उतर जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। एंटीबायोटिक दवाई दी, कुछ बुखार की दवाई दी। मैंने खाया, लेकिन हुआ क्या, बुखार उतर जाता था, 4-5 घंटे बाद फिर से आ जाता था, फिर बुखार उतर जाता था, फिर 4-5 घंटे बाद फिर से आ जाता था। तो 2 दिन की दवाई थी, मैंने पूरी खाई, लेकिन वही रहा, 4 घंटे उतर जाता था, फिर आ जाता था, 4 घंटे उतर जाता था, फिर आ जाता था। अब दवाई मैंने खा ली तो मुझे लगा कि शायद इससे मैं ठीक नहीं होने वाला। तो मैं गया फिर से उसी डॉक्टर के यहाँ जहाँ पर 200 लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उस दिन भी खैर भीड़ थी, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी चला गया, तो मेरा नंबर 78 था। तो जब मैं डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर ने वही उसी तरीके की दवाई दे दी, एंटीबायोटिक, बुखार की और नॉर्मल 2 गोलियां। लेकिन चला बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे मेडिकल वाले की दवाई खा रहा था, यानी कि बुखार उतर रहा था, आ रहा था, उतर रहा था, आ रहा था। तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। जब बुखार आता था तो ऐसा लगता था कि कुछ भी करने का मन नहीं है, बस ऐसे ही बिस्तर में लेटे रहे। ठंड देकर नहीं आ रहा था, नॉर्मल बुखार था। तो 2 दिन मैंने उसकी भी दवाई खाई, लेकिन जो आखिरी मैंने दवाई खाई उससे मैं ठीक हो गया और 1 दिन मुझे पूरा बुखार नहीं आया। तो लगभग 5 दिन हो चुके थे, पूरा दिन मुझे बुखार भी नहीं आया। मैंने कहा चलिए मैं बेटर फील कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर से मुझे 6वें दिन बुखार आ गया, तो मैं सीधा बड़े अस्पताल गया। तो मैंने वहां से दवाई ली, तो डॉक्टर ने मुझे 4 दिन की दवाई लिख दी। इस बार उसने दवाइयाँ थोड़ी ज्यादा लिखी। खैर मैंने दवाई ली, लेकिन वही बात कि बुखार आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, और वो भी सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर ही चला रहा था। और दवाई वो सुबह की और शाम की देता था। तो जो बीच का दौरान है वो बहुत ज्यादा कष्टकारी होता था, बहुत ज्यादा, मतलब तबीयत खराब होती थी, बेचैनी, उलझन सी होती थी। तो मैं फिर से उसी डॉक्टर के यहाँ गया जहाँ 200 लोगों की भीड़ थी। बीच में चला गया, मैंने कहा एक बार उससे फिर से दवाई ले आए, क्योंकि उससे मुझे 1 दिन बुखार उतरा। तो मैं फिर वहाँ गया। वहाँ डॉक्टर ने कहा जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं आप यही दवा ले लीजिएगा। बस उसने मुझे एक जेलुसिल दे दिया ताकि यहाँ पर जो है उलझन या दिक्कत ना हो। तो मैंने उसे पी लिया, थोड़ा सा रिलीफ मिला। लेकिन बुखार आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। 4 दिन मैंने दवाई खाई। लेकिन उससे पहले जहां मैं गया था उसने मुझे चेकअप लिखे थे, तो मैंने उसी दौरान चेकअप भी करा लिए। चेकअप वही थे, LFT का था, प्लेटलेट्स का था, मतलब वायरल और डेंगू का ही उसने चेकअप कराया था। कोरोना का बिल्कुल भी नहीं लिखा था। लेकिन फिर मैं गया तो मुझे ज्यादा थकावट हुई। मैंने वो चेकअप दिखाया जाके, वो चेकअप में कुछ नहीं निकला। तो डॉक्टर ने फिर मुझे दवाई बदल दी, 3 दिन की दवाई ली और घर पे आ गया। लेकिन जब मैं घर पे आया तो मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही थी। ऐसा लग रहा था बस अब चढ़ा भी नहीं जा रहा जीने पर, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि अब शायद इस अस्पताल से भी मुझे आराम नहीं मिलेगा। मैं चला गया उससे भी थोड़े से बड़े अस्पताल में, देखा जाए तो काफी बड़े अस्पताल में। मैं वहां गया, वहां देखा कोरोना के पेशेंट काफी आ रहे थे। तो एक महिला बुजुर्ग वहां पर आई और उनकी हालत में बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन उनके लिए ऑक्सीजन और बेड कुछ भी उपलब्ध नहीं था उस अस्पताल में, जिसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी और ज्यादातर लोग वहीं पर शिफ्ट होते थे, चाहे वो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो। लेकिन इसमें ना उस बुजुर्ग महिला को बेड मिला और ना ही ऑक्सीजन। वो काफी तड़प सी रही थी, वो बस जाते ही बिस्तर पर लेट गई। डॉक्टर भी बहुत परेशान थे। ऐसी बात नहीं है कि कई लोग कहते हैं डॉक्टर नालायक होते ही है, क्या करें, मजबूरी है उनकी। जब ऑक्सीजन नहीं है वो क्या कर सकते हो। बेचारे ने फिर भी 20-30 बार कॉल की, कहीं उसे बेड मिल जाए, कोई खाली हो। उसने ये तक कहा कोई भी बेड खाली हो तुरंत बताना। लेकिन उसके बाद फिर 1-2 लोग आ गए। खैर कोई बात नहीं, मैं भी इमरजेंसी में था। उस महिला को बेड नहीं मिला तो उसने आनन फानन में बाहर से कुछ मंगाया और उसको ऑक्सीजन लगाई। ऐसे ही डब्बा टाइप का था, वो लगाया तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। हालांकि मुझे नहीं पता
इस समय उस महिला बुजुर्ग की क्या हालत है। खैर, मैं अपनी जर्नी बता रहा था। इस जर्नी में मैंने उस महिला का इसलिए जिक्र किया कि ये स्थिति इस भारत देश की है। आप लोग खुद बचिएगा, जितना आप बच पाएं उतना बचिएगा। फिलहाल जब ये डाउन हो तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डाउन होगा तो जो नॉर्मल लोग हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है कम से कम वो बच जाएंगे। तो इसीलिए इस समय आप जरूर बचिएगा, जितना हो सके उतना। कई लोग क्या होता है, कहते हैं कि चलिए मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, लेकिन आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप घर पे जाएंगे, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप ही पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे ये वायरस उन तक फैलाने में। और अगर उन्हें कोई भी परेशानी होती है या वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। मेरी जिम्मेदारी है मैं बाहर जाऊं, अपनी सुरक्षा से जाऊं, मास्क लगाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से हर आदमी को इस समय खुद की जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन कम से कम आप तो जिम्मेदारी निभाएं। आप तो उस तरीके से बिहेव ना करें, क्योंकि आपके घर के हर पर्सन आपके लिए, ना कि सरकार के लिए। तो फिर आप ध्यान रखिएगा। खैर, मैं आगे की जर्नी की बात करता हूँ। तो मैं वहाँ गया तो डॉक्टर ने कहा कि आप एंटीजन टेस्ट कराइएगा या RT-PCR। मैंने कहा एंटीजन और RT-PCR मतलब? तो उन्होंने कहा आप एंटीजन टेस्ट कराएंगे तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, RT-PCR कराएंगे तो अगले दिन आएगा, लेकिन आप एंटीजन करा लीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा, उसी हिसाब से मैं आपकी दवाई चलाऊंगा। एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट तुरंत मिलेगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पता चल जाएगा मुझे कोरोना है या नहीं है। वहाँ जो भी जा रहा था वो सबका यही टेस्ट करा रहे थे, तो मैं भी चला गया। मैं वहाँ गया, वहाँ 4 लोग पहले से बैठे थे, तो जो 4 लोगों का टेस्ट हुआ था चारों का नेगेटिव। मैंने कहा अच्छी बात है कि इन चारों को नहीं है, मेरी भी रिपोर्ट आई, मेरा भी नेगेटिव। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 लोगों में 5 का नेगेटिव। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर के यहाँ गया, मैंने रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी। फिर भी डॉक्टर को लग रहा था, क्योंकि मैं उस समय थक रहा था, बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था, तो मैं डॉक्टर पास गया। तो डॉक्टर ने कहा जो दवाइयाँ लिखी हैं वही आपको खानी है, ये कोरोना में भी काम करेंगी। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको नहीं आराम मिल रहा है तो आप एक काम करिएगा, आप RT-PCR कराइएगा। मैंने कहा नहीं, अब लगता है डॉक्टर कुछ गलत कह रहा है, क्योंकि जब एंटीजन में नहीं निकला तो उसमें कैसे निकलेगा। तो मैं घर पे चला आया। लेकिन जब मैं घर पे आया तो 2 या 3 घंटे बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, यानी कि घबराहट और बेचैनी होने लगी। तो मैं तुरंत फिर डॉक्टर के पास गया। मैं अब उस अस्पताल में नहीं गया, मैंने जहाँ से 4 दिन की दवाई ली थी उस अस्पताल में गया। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने भी लिख दिया HRCT। मैंने कहा शायद अब कराना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर भी कह रहा था और इन्होंने लिख कर दिया। तो मैं गया, मैं पास के अस्पताल गया, वहाँ से मैंने HRCT कराई और HRCT की रिपोर्ट लगभग बताई थी कि आपको 15 से 20 मिनट के अंदर मिल जाएगी। तो मैं गया, मैंने HRCT कराया और मुझको निकल आया कोरोना। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। मैंने कहा मुझे कोरोना है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बुखार भी नहीं जा रहा है, थकावट भी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं निपट जाऊँ। खैर, मुझे उससे ज़्यादा चिंता हुई कि जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं वो मेरे साथ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन सबको भी कोरोना हो गया हो। मेरी बीवी मेरे पास रही, मेरी बच्ची मेरे पास रही जो कि लगभग 3 साल की है। मम्मी है, उनको खैर पहले से बुखार आ रहा था, खांसी वगैरह भी हो रही थी, तो मैंने कहा शायद उनको भी हो गया है। मेरे भाई को भी था बुखार खांसी वगैरह, पहले ही हो चुकी थी, मुझे बाद में हुई थी, और उसकी मिसेज को भी हुई थी। खैर इतने ही लोगों को हुई थी, बाकी के 2 लोग हैं, मतलब एक मेरा छोटा वाला भाई भी है और उसकी वाइफ। खैर उनको कुछ भी नहीं हुआ, ना बुखार ना खांसी, लेकिन हो सकता है उनको कोरोना हो गया हो, क्योंकि 1-2 बार उन्हें भी जुकाम और खांसी हुई थी। हो सकता है उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, इसलिए उन्हें कोई परेशानी ना हुई। मैं घर पे आया, आइसोलेट हुआ, मैंने एक कमरा लिया, वहीं पर बैठा उठा, लेकिन जो बुखार है वो मुझे थकावट बहुत दे रहा था। एकदम से लग रहा था कि बस अब गए तब गए। तो मैंने ऑक्सीमीटर मंगवाया और उससे SpO2 अपनी चेक की, यानी कि ऑक्सीजन चेक की। ऑक्सीजन लेवल बता रहा था 92, 90 से 92, और डॉक्टर ने कहा था अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 92 से नीचे आए तो मुझसे संपर्क करना। मैंने कहा डॉक्टर संपर्क किया जाए या नहीं किया जाए, किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी, चला उठा बैठा कुछ भी नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा देखते हैं 90 से नीचे आएगी तो डॉक्टर संपर्क करेंगे, चूंकि बेड वैसे भी नहीं। तो मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोज़ देखे, तो जिसमें बताया गया कि आप जो है पेट के बल लेटें, ऑक्सीजन बढ़ेगी। मैंने कहा चलिए ट्राई करते हैं। तो मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट पेट के बल लेटा, क्योंकि मुझे खांसी बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो पेट के बल भी लेटा नहीं जा रहा था, खांसी आ रही थी। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, जो 6वां या 7वां दिन रहा होगा उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हुई। दिन में क्या, रात में बहुत ज़्यादा खांसी हुई, और थोड़ा सा बलगम भी मुंह में आ रहा था। बलगम बोले तो कफी टाइप की, वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा उस दिन दिक्कत लगी। तभी मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो मैं डॉक्टर के पास गया था चेकअप करा के। बस मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा सिर्फ खांसी बढ़ गई है, वैसे मुझे लग नहीं रहा था कोरोना होगा। अब अभी की बात करते हैं। मैंने अपने ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक किया जो बहुत ज़्यादा डाउन था। खैर मैंने ज़्यादा डाउन नहीं होने दिया, क्योंकि जब मैं उल्टा लेटा तो लगभग 92 से मेरा 93, 94, 93, 94 ऐसा रह रहा था। लेकिन जैसे ही मैं सीधा हो जाता था तो फिर मेरा 92, 90, 92, 92। पता नहीं क्यों मेरा ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा था। फिर मुझे अचानक अपने पास का एक वाकया याद आया। वाकया क्या, मतलब एक घटना। तो मेरे पास में एक मादा कुत्ता थी, मादा कुत्ता बोले तो
कुतिया बोलते हैं, वही थी। तो मेरे यहाँ जो भी बच जाता था वो भी नीचे डाला था चूंकि वो बच्चे थे। तो मैंने कहा चलो खा पी के जिंदा तो बच जाएंगे, क्योंकि उसके जो बच्चे हैं हर बार खत्म हो जाते थे, बहुत ही रेयर केस में ही बचते थे। तो मैंने सोचा चलो इस बार लगातार इनको खिलाते रहेंगे। एक दिन मेरे यहाँ 2 रोटी बची, मैं गया, मैंने नीचे डाल दी तोड़कर। तो मैं वहीं खड़ा रहा कुछ देर के लिए। तो मैंने देखा जो 5 बच्चे थे वो बच्चों ने रोटी सूंघी और चले गए, मतलब उनका मन ही नहीं था रोटी खाने का। एक बच्चा उसमें से ऐसा था जो आया और उसने वो रोटी खाई। मैंने कहा ये रोटी खा रहा है, और रोटी खाई। मैंने देखा बहुत तंदुरुस्त भी था, और जो 5 बच्चे थे वो काफी कमजोर थे। मैंने कहा कि इस बच्चे ने अपने लिए सोचा, रोटी खा रहा है, जो भी कुछ उसे मिल रहा है वो खा रहा है, क्योंकि उसे पता था कि अब ठंड आने वाली है। तो मैंने देखा वो बच्चा वो पूरी की पूरी रोटी खा गया, और जो भी चीज डालते थे वो बच्चा जरूर खाता था, बाकी के हम लोगों की तरीके से। भाई मजा नहीं आ रहा तो ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, फलाना नहीं खाएंगे, ढिकाना नहीं खाएंगे। जब सर्दी बहुत ज्यादा आई तो काफी लोगों ने उनके लिए टाट यानी कि जो बोरा वगैरह होता है वो बिछा दिया, घर टाइप का बना दिया। लेकिन हुआ क्या कि उनमें से 4 बच्चे जो कमजोर थे वो खत्म हो गए, लेकिन 2 बच्चे बचे। एक कमजोर तो वो भी था, और एक वो जो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त था। तो मुझे लगा कि वो बच्चे शायद अपने लिए कुछ कर नहीं रहे थे, यानी कि वो हर चीज को चुन चुन कर खा रहे थे, उन्हें जो अच्छा लग रहा था वो खा रहे थे, तो उनके अंदर कमजोरी थी। लेकिन जो वो एक बच्चा बचा था उसमें जो जीने की चाह थी वो बहुत ज्यादा थी, और इसीलिए उसने पूरी की पूरी ठंडी बिता दी और उसे कुछ भी नहीं हुआ और बहुत ज्यादा तंदुरुस्त रहा। तो उस वाक्य से मुझे एक सीख मिली थी कि अगर आपको जीना है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अब इस दुनिया में रहना है, तो हमें वो सब करना होगा जिसके लिए प्रकृति ने हमें बनाया है। यानी कि हमें खाना होगा, पेट भरना होगा। अब उस कुत्ते के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास ऑप्शन है कि हम अच्छा खा सकते हैं, अच्छी तरीके से रह सकते हैं। लेकिन इस कोरोना वायरस में क्या है, लोग घबरा ज्यादा जाते हैं। तो मैं पहले तो घबरा रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं जीऊंगा। अब जीने के लिए क्या करना था, तो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपको खाना है, अच्छी तरीके से खाना है, अच्छी तरीके से पानी पीना है। लेकिन बुखार आने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ खाऊं और कुछ पीऊं। उसी के साथ साथ मेरा स्वाद चला गया था, और स्वाद जाने के बाद हर चीज बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। लेकिन बस मुझे एक ही वाक्य याद था कि मुझे जीना है, और जीना है मतलब कुछ खाना है। और जो जीने की प्रबल शक्ति होती है ना, वो आपके अंदर की बहुत सारी बीमारियों को सिर्फ जीने की शक्ति की वजह से मार देती, क्योंकि आपकी प्रबल इच्छा के आगे कुछ भी नहीं है। बस वही मैंने ठान लिया था। और फिर क्या किया, जैसे ही मेरा बुखार उतरता था सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए, उस समय में बहुत खाता था मतलब सेव भी खाता था, जूस भी पीता था, अंगूर भी खाता था, और खूब सारा पानी। और 2 से 3 घंटे के बाद फिर मुझे इस तरीके से बुखार आता था कि कुछ भी मन नहीं होता था खाने का। तो मैं क्या करता था, उसी दौरान वो सारी चीजें खा लेता था ताकि मैं जी सकूं। हर वो चीज मैंने खाई जिसकी मुझे जरूरत थी, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा था तब भी। बस मैं यही कहता हूं, पहले तो होने मत दीजिएगा, अगर हो तो ज्यादा पैनिक ना करें, आराम से रहें और चेक करते रहें कि आपका ऑक्सीजन लेवल कैसा है। आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो तो जरूर आप डॉक्टर के पास जाएं। और मुझे पता था कि जिसने मुझे बनाया है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, उसके कुछ नियम है। उस नियम में एक नियम ये भी है कि आप जितना अपने लिए करेंगे उतना ही वो आपके लिए करेगा। तो बस वही प्रबल इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। अगर कोरोना हो गया है तो पहली चीज कि आपको उससे लड़ना है। सिर्फ 7 से 8 दिन आप रिकवर जल्दी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच लेंगे कि मुझे कोरोना हो गया है, मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा, वो भी अच्छा नहीं लग रहा, और शायद मैं मर जाऊं, तो आप और ज्यादा वीक हो जाएंगे। तो सबसे पहला कि आपको कमजोर नहीं होना है। आप कमजोर नहीं होंगे, निकल कर आएंगे, गारंटी है मेरी। लेकिन आप कमजोर हो गए तो निकलने में काफी मुश्किल होगी, काफी लंबा समय भी लग सकता है। तो मैंने खूब खाया, और जो डॉक्टर ने बताया बिल्कुल वैसा वैसा किया। तो डॉक्टर ने सबसे पहले कहा कि आप खूब खाइएगा, आपको अपनी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन नहीं करनी है। तो मैंने क्या है, ढेर सारे फल मंगा लिए थे, वो खाए। उसी के साथ साथ जो भी खाना खाया वो सारा सारा ताजा खाया। बस मैंने खाया, और यही डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि आपको टेस्ट नहीं लगेगा तो आप खाना कम खाएंगे, और खाना कम खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। तो बस आपको किसी भी हालत में खाना है, और वो भी पेट भर के। उसी के साथ साथ आपको ढेर सारा पानी पीना है, खासतौर से वो फल खाने हैं जिसमें लिक्विड हो, यानी कि पानी की मात्रा हो, जैसे कि तरबूज, खरबूज, अनार, मौसमी, सेव, अंगूर, इसी तरीके के बहुत सारे लिक्विड वाले फल। तो मैंने वो सारे मंगा लिए थे और खाता रहा। उसी के साथ साथ खीरा, जिसमें कि काफी हद तक पानी होता है, वो भी मैंने मंगा लिए थे, वो भी खाए। उसी के साथ साथ आपको लगातार भाप लेना है, कम से कम 4 से 5 बार आप जरूर भाप लीजिएगा, और गुनगुने पानी से गरारे करने हैं, और उसे पीना भी है। तो बहरहाल आपको यहाँ पर गर्म पानी का ज्यादा उपयोग करना है। तो मैंने वही किया, खूब खाया, खूब पिया, और 3 से 4 दिन के अंदर मेरा बुखार पूरी तरीके से चला गया।
जबकि मुझे 12 से 13 दिन लगातार बुखार रहा, जिसकी वजह से मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया था। वीकनेस आज भी है, आज भी मैं जब सीढ़ियों पर चढ़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा थकावट होती है। खैर धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे और उसके बाद मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर करूँगा। बहुत जल्द से जल्द रेसिपी आने वाली है और जो भी रेसिपी आपको बीच में मिली है वो मैंने पहले ही बना के रखी थी, वही सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खैर इस बीमारी में मेरी फैमिली मेम्बर ने, मेरे भाई ने, मेरी वाइफ ने जितना हो सका उतना मेरा सहयोग किया। बिल्कुल भी वो इस बात से नहीं घबराए कि कोरोना मुझे भी हो जाएगा। हालांकि मैंने पूरा एहतियात बरता, लेकिन जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत हुई सारी चीज़ें वो सब पहले से ही मुझे देते रहे। मेरी वाइफ और मेरी बच्ची, मुझे लगता है उन्हें भी कोरोना हो गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं चला, वो आसानी से रिकवर हो गए। खैर मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरे भाई, मेरी बीवी, इन लोगों ने मेरा जितना सहयोग हो सका उतना सहयोग किया और दिन रात बस यही मांगते रहे कि मैं जल्दी जल्दी रिकवर हो जाऊं। और मुझसे भी कहा कि अब तुम भी भगवान से मांग लो कि जल्द से जल्द रिकवर हो जाओ। हालांकि मैंने 15 से 16 साल हो चुके हैं, आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैंने 15-16 साल पहले ही सारे धर्म, सारी जातियों को छोड़ दिया था। हालांकि मैं मानता हूँ कि मुझे किसी ने बनाया है, लेकिन मुझे जिसने बनाया है उसने मुझे वो सारी शक्तियाँ दी हैं कि मैं कभी भी उससे कोई चीज़ ना मांग सकूँ। तो मैंने उस वक्त भी उससे नहीं मांगा जब मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था और पता नहीं था कि मैं जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा। और आपको ये सोचना है, जिसने भी आपको बनाया है, जिसने भी इस दुनिया को बनाई है, वो आपके साथ तब खड़ा है जब आप खुद अपने साथ खड़े हैं। और ये उसका अटल और सत्य नियम है। उसके बनाए हुए नियम पर तो पूरा विज्ञान टिका हुआ है, पूरी दुनिया टिकी हुई है। हमारा और आपका एक एक कदम उसके बनाए हुए नियम से टिका हुआ है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। और वो सत्य है, उतना ही सत्य जितना आप मुझे देख रहे हैं, जितना मैं आपको देख रहा हूँ, जितना आपको लगता है कि दुनिया में सब चीज़ें हैं, उतना ही सत्य वो है जिसने हमें बनाया है और उसके बनाए हुए नियम, उसे कभी भी कोई नहीं बदल सकता। तो बस उस पर भरोसा रखिएगा। अगर आप पॉजिटिव हैं तो जीत कर आएंगे। बस मुझे दुख तो इस बात का है, जो मैं 15-16 साल से सोच रहा था वो सोच आज तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की कि मैं अपनी सोच को आपके साथ शेयर कर सकूं। मैंने बहुत कोशिश की और 5 से 6 साल पहले मैंने एक संगठन भी बनाया था, काम भी किया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा भी किया, बताया भी, काफ़ी लोग संतुष्ट भी हुए। लेकिन उस शहर से अब मैं आ गया था दूसरे शहर। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी, जब मैं दूसरे शहर आया तो 2 वक्त की रोटी के लिए मैं उस दुकान पर बैठने लगा जिस पर बैठना नहीं चाहता था, यानी कि मिठाई की दुकान पर। आप मिठाई की कह सकते हैं, डेयरी की कह सकते हैं, वहाँ नमकीन भी बनती थी तो नमकीन की भी कह सकते हैं, बेकरी, यानी कि हमारी दुकान के जस्ट पीछे केक वगैरह बनते थे, तो वो मेरी बेकरी की भी दुकान थी, डेयरी भी थी, हलवाई की दुकान भी थी, मिठाई भी बनती थी, नमकीन भी बनती थी। तो वो सारा ज्ञान बस मैं इस चैनल पर शेयर करता हूँ, लेकिन अपनी सोच उसे मैं कहाँ ले जाऊँ। मैंने सोचा क्यों ना एक नया चैनल बनाऊँ और मैं अपनी जितनी भी सोच है वो सारी आपके साथ शेयर करूं। तो मैं 16 साल से लगातार कुछ ना कुछ सोचता रहा, कोई ना कोई सॉल्यूशन कि हमें किसने बनाया, हम कौन है और हमारा वजूद क्या है और पूरी दुनिया किस आधार पर चल रही है। आखिरकार कोई तो नियम होगा, कोई तो अटल सत्य होगा जिस पर ये दुनिया चल रही है, और उसी में छुपे हुए हैं वो सारे सॉल्यूशन जिन्हें हम रोज ढूंढते रहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक कभी खत्म नहीं हो सकती, मैं गारंटी देता हूँ प्लास्टिक 100% 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं पानी नहीं बचा सकते, मैं गारंटी देता हूं कम से कम 200 करोड़ लीटर पर डे पानी बच सकता है बिना कुछ मेहनत किए हुए। आप सोच सकते हैं कि साल भर में कितना पानी बचेगा। स्टेशन पर जाइएगा, बस स्टैंड पर जाइएगा, आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाइएगा, हर जगह तो लड़कियां भीख मांग रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां जो पैदा हो रही हैं और लगभग 4-5 साल की हो चुकी हैं, वो भीख मांग रही हैं। ये हमारी सरकारों को नहीं दिखाई देता। और सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप उनके साथ होते हैं। क्या आपने कभी आवाज उठाई है इनके लिए? ये वो बच्चियां हैं कि इन्हें आप 10 रुपए 5 रुपए दे आते हैं। क्या इससे हमारे देश का भला होगा? वो बच्चियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, कुछ काबिल बनेंगी, या जीवन भर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ उन्हें 5 और 10 रुपए दें, जब आप अपने घर की किसी भी लड़की को बाहर निकलने से पहले सोचते हैं कि रात ना हो जाए। और वो बच्चियां जो सड़क पर लेटी रहती हैं, जिनका कोई बारिश नहीं है। अभी मैं आपको एक सच्ची बात और बताता हूँ। एक स्टेशन पर मैं गया, एक लड़की जिसकी उम्र होगी लगभग मेरे हिसाब से 20-22 साल होगी, लगभग 8 बच्चों के साथ भीख मांग रही है। कि आपको लगता है कि उसके 8 बच्चे हो गए होंगे? ये सारे गैंग के साथ जुड़े हैं और इन पर सरकार कुछ नहीं करती है। जब सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये छोटे छोटे से बच्चे जिनका जीवन नर्क है, कुत्तों से बदतर है, क्योंकि कुत्ते भी क्या, वो भी स्टेशन पर सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जी रहे हैं, और वो बच्चे भी स्टेशन पर 2 वक्त की रोटी के लिए जी रहे हैं। लेकिन सोचिएगा, उन बच्चियों को आप भीख देते हैं तो जीवन भर वो भीख के मोहताज होते हैं। उनको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, इस देश की तरक्की में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान है। कम से कम उनके अंदर समझदारी है, सोचने की क्षमता है। जानवर होते तो उनके अंदर समझदारी नहीं होती, सोचने की क्षमता नहीं होती, वो अपने ही ग्रुप में रहते। तो मैं बिल्कुल नहीं कहता। आज बूढ़े माँ बाप को बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता है। क्यों?
आखिरकार क्या वजह है कि जब बच्चे होते हैं तो वो बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, हर तरीके से प्यार करते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसे नियम बनाए जाए कि बच्चे उन्हें छोड़कर भी चले जाएं, फिर भी वो सुखी रहे, कम से कम पैसे के लिए तो मोहताज ना हो। बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम बदलने होंगे। अगर ये नियम और कानून बदले जाएंगे ना तो ये देश बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगा। अमेरिका को छोड़िएगा, आप अमेरिका से अच्छे नियम बनाइएगा। आप अमेरिका को वैसे ही पीछे छोड़ देंगे, बस आप अच्छे तरीके से नियम बनाइएगा। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब ये लोग भीख नहीं मांगेंगे, इस संविधान से कुछ उम्मीद होगी, हमारे बनाए हुए नियम कानून पर भरोसा होगा। और ये तब होगा जब उनके लिए ये नियम कानून बनाए जाएंगे और फॉलो किए जाएंगे। मैं वादा करता हूँ मेरे उस चैनल से आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। मुझे पता है मेरे साथ हो सकता है 2 लोग भी खड़े ना हो, लेकिन वादा करता हूँ मेरे मरने के बाद मेरी जैसी सोच के लोग कम से कम 50% इस दुनिया में होंगे, क्योंकि लोग बदल रहे हैं। आप बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग बदल रहे हैं। क्या आपको पता है कि आपकी दादी और नानी जानती थी कि मोबाइल होगा, लेकिन किसी ने सोचा होगा कि मोबाइल बनाना है और मोबाइल बना। तो आप हर बात अपने समाज की ना सुने, क्योंकि उन्होंने तो आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, कानों में रुई ठूंस दी है और दिमाग बंद कर दिया है और कहा जो मैंने कहा वही सत्य है। क्या आपको लगता है वही सत्य है? चलिए मेरे साथ जुड़िएगा और फिर बताइएगा कि सत्य क्या है। 100 वीडियो देखने के बाद आप मेरे साथ होंगे, मैं गारंटी देता हूँ। कुछ लोग धर्म और जाति के अंधे होंगे, वो मेरी बुराई कर सकते हैं और वो कभी भी कर सकते हैं, मैं इससे नहीं डरता हूँ। तो जिंदा बचा हूँ तो शायद कुदरत ने मुझे इसके लिए छोड़ दिया है। और आपको लगता है जो भी मैंने सॉल्यूशन निकाला है उसमें इतनी कमी है, कोई बिल्कुल काम नहीं करेगा, मैं खुद ही अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं जिसके लायक नहीं बनाऊँ वो मुझे काम करना नहीं है। बस आप क्वेश्चन पूछिएगा कि उसमें आखिरकार गलत क्या है। बस मेरी सोच आपकी सोच अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं। बस नफरत की दुनिया को छोड़ दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो क्यों सोच रहा है। कोई जातिवादी है तो वो क्यों है? भाई उसे 60 साल से जातिवादी बनाया जा रहा है, 60 साल से, 40 साल से, 30 साल से, जितनी भी उसकी उम्र है, उसे जातिवादी और अंधविश्वास में डुबो दिया गया है। तो वो क्या सोचेगा? जिसको भी ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें विश्वास की है, मैं सिद्ध करूंगा कि 99% वो अंधविश्वास है, और जो विश्वास करने लायक है उस पर आप विश्वास नहीं करते हैं। वैसे मैं करता हूँ, मानता हूँ, लेकिन बस सत्य को, उसको मैं नहीं जुटला सकता हूँ। वादा करता हूँ आप भी नहीं जुटलाएंगे। मैं सिर्फ उसकी 5 बात बताऊंगा। अगर 500 खूबियाँ आप ना बता दें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। खैर, आप मेरे चैनल पर जाइएगा, हर वीडियो में आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ ऐसा जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आप जाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा जाके, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और उसके बगल का जो घंटा नहीं के बेल आइकन उसे भी दबा दें।